जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप क्लास 10th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में जानकारी लेंगे और सीखेंगे किस टाइप का पेपर आता है, क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम मिलता है इस पेपर के लिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं वो, और पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे कैसे आता है और उसके आंसर्स कैसे आपको लिखने हैं वो आपको बताया जाएगा। आप केयरफुली उसको सुनिए, सीखिए और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वो क्वेश्चंस जो हैं इसके। तो सबसे पहले हम समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं और कितने मार्क्स का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना और इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर अच्छे से समझना है तो पूरा वीडियो देखें, समझें और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मॉडल पेपर को समझिए और कैसा पैटर्न आता है वो आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ साथ हमारे। ये मॉडल पेपर है फॉर इंग्लिश क्लास 10th पेपर। जो पैटर्न आता है पेपर का, जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा आपको, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लगभग सेम रहते हैं। ये ऐसे लिखा है, इंग्लिश क्लास 10th ओनली क्वेश्चन पेपर। इसका टाइम निर्धारित होता है, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट, 3 hours and 15 minutes, and maximum marks are 70। आउट ऑफ 70 मार्क्स, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो 70 मार्क का पेपर होगा उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं। वो आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, आपको OMR शीट में गोले भरने होंगे। जो राइट चॉइसेस हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। OMR शीट मिलती है, उसमें आपको गोले को ब्लैक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 से आपको पेपर पे लिखने हैं, आंसर बुक में उसके लिखने होंगे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स। शुरू के 15 मिनट अलॉट होते हैं आपको कैंडिडेट्स को फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। 15 मिनट आपको अलॉट होंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करने के लिए। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी क्वेश्चंस आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये क्वेश्चन 2 भागों में विभक्त है, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। पार्ट ए जो है, देखिए ये पार्ट ए है, इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनका हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो आपके ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उनको ध्यान से पढ़ें एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। जो आपको OMR शीट मिलती है उसमें आपको वो आंसर मार्क करने हैं, लिखने नहीं, मार्क करने हैं। गोले जो है वो ब्लैक से, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से इसको डार्क करना है। डू नॉट इरेज। और जो गोला एक बार आपने मार्क कर लिया, गलत या सही, उसको इरेज मत करना। रबड़ से मिटाने की या ब्लेड से खुरचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसमें लिखा है डू नॉट इरेज और कट और यूज।
व्हाइटनर, और व्हाइटनर भी यूज नहीं करना, ना काटना है ब्लेड से, ना व्हाइटनर यूज करना है। गोला एक बार हो गया तो हो गया, फाइनल है। ऑन द ओएमआर शीट, ओएमआर शीट पर, ओएमआर शीट में एक बार ही सोच समझ के गोला भरना है आपको, दोबारा उसमें कोई कटिंग या ऑल्टरिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में, पार्ट बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको आपको लिखना पड़ेगा, वर्णनात्मक प्रश्न है, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। ये पार्ट बी के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए रहते हैं, इंडिकेट किए रहते हैं, इंगित रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट वन। और पार्ट वन में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, देखिए 1 2 3, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3, 1 2 3, ये जो है आपको ये क्वेश्चन इस पैसेज में जो दिए हैं क्वेश्चन, इसी पैसेज से इसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन के आंसर मार्क करें। ठीक है, सेलेक्ट करें। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना, लिखने नहीं है, सेलेक्ट करने हैं और ओएमआर शीट में फिल करने हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब चलिए इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, Florence Nightingale was the first woman who was awarded the Order of Merit. फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहली महिला थी, प्रथम महिला थी जिनको द ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था। फॉर हर पायनियरिंग वर्क्स इन नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन में उनका उच्च कोटि का जो काम था, अग्रणी काम था, उसके लिए उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। वो एक नर्स थी, नर्सिंग का काम करती थी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, इसलिए उनको अवार्ड मिला था द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसको मिला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। शी वॉज बोर्न ऑन May 12, 1820, उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। ऑफ ए रिच फैमिली, एक अमीर परिवार में, इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में, इटली, इटली ये देश है, कंट्री है, इटली में फ्लोरेंस नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वो फ्लोरेंस की रहने वाली थी, वहां उनका बर्थ हुआ था, इटली में। इट वॉज अनथिंकेबल फॉर ए वुमन ऑफ अ रेस्पेक्टेड फैमिली टू गो आउट फॉर अ जॉब इन दोज डेज। उन दिनों में एक रेस्पेक्टेबल, सम्माननीय फैमिली से, बहुत अच्छे परिवार से थी वो, और वो अच्छे परिवार की महिला जॉब के लिए जाए उन दिनों, ये बड़ा ही अजीब बात थी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने अच्छे परिवार से वो भी महिला बाहर जॉब के लिए जाएगी। शी ऑफर्ड हरसेल्फ टू प्रोवाइड, शी ऑफर्ड हरसेल्फ टू प्रोवाइड हीलिंग टच टू द वुंडेड सोल्जर्स इन अ क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, क्रीमियन वॉर। तो उनका उद्देश्य था, उन्होंने बोला कि मुझे घायल सिपाहियों की, युद्ध में जो घायल सिपाही हो जाते हैं, सैनिक हो जाते हैं, वुंडेड सोल्जर, वुंडेड मतलब तो घायल, वुंडेड का अर्थ होता है घायल। तो घायल जो सोल्जर्स हैं, युद्ध में जो घायल सोल्जर थे, क्रीमियन युद्ध में घायल सोल्जर थे, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने खुद को ऑफर किया, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। घायल जो सैनिक युद्ध में हुए हैं, वुंडेड हुए हैं, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने वहां पर एप्लीकेशन दी या रिक्वेस्ट किया उनको कि मुझे अलाउ करें उनकी सेवा करने के लिए। शी सर्व्ड देम सो वेल, उन्होंने उन सोल्जर्स की, सो वेल मतलब इतनी अच्छी तरह से सेवा की, एंड विद सच ए ग्रेट लव, और बहुत प्यार के साथ सेवा की उन्होंने, बहुत मन के साथ, सच्चे मन के साथ सेवा की, दैट शी बिकेम अ लीजेंड, उनका नाम इतिहास में आ गया, ऐतिहासिक नाम हो गया, मतलब
वो बहुत फेमस हो गई इन द नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग के प्रोफेशन में उनका नाम बहुत ऊंचाई उम्र गया, वो बहुत फेमस हो गई। वी रिमेंबर हर एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। हम उनको आज भी याद करते हैं कि एम्बॉडीमेंट मतलब मिश्रण है वो किसका, लव, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन फॉर मैनकाइंड। आज भी हमारे लिए उदाहरण है कि प्यार, बलिदान और सेवा, भक्ति भाव, वो सब उनके अंदर है। इंसान के लिए प्यार, बलिदान और समर्पण, ये उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। ठीक है, वो एक उदाहरण थी। एट द ओवर क्राउडेड स्क्रिटरी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल था ओवर क्राउडेड, बहुत पेशेंट थे उसमें। स्क्रिटरी हॉस्पिटल, शी वॉज ऑफन फाउंड सर्विंग द वुंडेड सोल्जर्स। वो उस हॉस्पिटल में सोल्जर्स की सेवा करती हुई दिखाई देती थी। घायल सैनिक थे, उनका इलाज करते हुए, उनकी सेवा करते हुए दिखाई देती थी। इवन इन द मिडस्ट ऑफ नाइट, आधी रात पे भी, रात में भी वो रात भर दिन रात सेवा करती थी उन सैनिकों की, घायल सैनिकों की। होल्डिंग ए लैंप इन हर हैंड, उनके हाथ में हमेशा एक लैंप रहता था। उसमें बिजली नहीं थी तो लैंप लेके वो हॉस्पिटल में घूमती थी और उनकी घायल सोल्जर्स की देख रेख करती थी, उनका इलाज मतलब उनको दवाइयां वगैरह का ध्यान रखती थी, उनकी सेवा किया करती थी। इसलिए उनका इट इज इट्स रिजल्ट इज दैट सक्सीडिंग जनरेशंस नो हर। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको जानती हैं किसके नाम से, द लेडीज विद लैम्प। उनको द लेडी विद लैम्प के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके हाथ में हमेशा लैंप रहती थी और लैंप लेके रात भर वो हॉस्पिटल में सेवा करती थी। लैंप लेके घूमती, हर बेड टू बेड जो सोल्जर थे घायल, उनको उनकी हालत देखती थी, उनकी सेवा करती थी और उनका हाथ तक जानती थी। तो इसलिए उनका नाम है द लेडी विद द लैम्प। इन ट्रू सेंस शी वॉज अ ह्यूमन बीइंग, वो सच्चे अर्थों में मनुष्य थी, मानवता थी उनके अंदर। सर्विंग ह्यूमैनिटी मीन्स सर्विंग गॉड, मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। सर्विंग नीडी पीपल इन द सोसाइटी एंड वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी इज अ काइंड ऑफ वर्शिप। सर्विंग द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना समाज में, और वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए सेवा करना ही एक प्रकार की पूजा है। पीपल हु परफॉर्म गुड डीड्स आर ऑलवेज रिमेंबर्ड, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है। तो ये पैराग्राफ आपने इस तरह से रीड करना है। आपने रीड कर लिया, समझ गए, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली आपने। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न? अब 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, ए, बी, सी और डी। अब आपको इसी में से निकालना है कि उनका जन्म कब हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है पैराग्राफ तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये डेट है 1820, 1820। बढ़िया। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ए। ए ऑप्शन है हमारा सही है, आंसर सही है 1820 ए। ठीक है। इन द अबव पैसेज हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? अगले पैसेज में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत कौन है? मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या सी कस्तूरबा गांधी, और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इस वाले पैराग्राफ में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तो हमारा ऑप्शन हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑपोजिट टू द वर्ड हेटरेड। अब इसमें वोकेबलरी क्वेश्चन एक आ गया कि इस पैसेज में से वो वर्ड सेलेक्ट कीजिए जो हेटरेड, हेटरेड माने नफरत या घृणा, उसका अपोजिट है। तो नफरत या घृणा हेटरेड है, इसका अपोजिट क्या वर्ड होगा जो इसमें दिया है पैसेज में? तो कहां दिया है, ये देखिए, लव, है ना। ये देखिए, हेटरेड का अपोजिट होता है लव। तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारा ए, लव। हेटरेड का, लव का अपोजिट हेटरेड, हेटरेड का अपोजिट
लव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है, इसको आप ठीक, गॉट दैट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, 4 से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चन। ये आपको, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो सही वर्ड है वो फिल अप करना है, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति या आप खुद नई नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, तो आप कौन हुए, आपको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसमें दिया कॉशियस, इसका मतलब होता है सावधान, आप सावधान हैं क्या अगर नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। या फिर है कॉन्शियस, जागरूक हैं क्या। तीसरा है केयरलेस, लापरवाह। या फिर क्यूरियस, उत्सुक, ठीक है। तो जो नई चीजों के बारे में जानना चाहता है, इच्छुक या उत्सुक, उसको बोलते हैं क्यूरियस। तो हमारा ऑप्शन है क्यूरियस, डी ऑप्शन सही है, डी को आप गोला कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर क्यूरियस, आप क्यूरियस हैं, राइट। नंबर 5 क्वेश्चन, देयर सम बुक्स इन दिस बैग, अब इसमें से आपको सही वर्ब भरना है। इज आएगा, वर आएगा, वाज आएगा या हैव आएगा। इस बैग में कुछ पुस्तकें हैं, थी, इस बैग में कुछ पुस्तकें थी। अब ये बुक्स, ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल जब वर्ब है, वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल में ही आएगी ना। इस तो आ नहीं सकता, इस तो एक ही सिंगल के लिए आता है। वर्ब वॉज भी सिंगल के लिए आता है। हैव का तो इसमें सेंस ही नहीं बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, देयर वर सम बुक्स इन दिस बैग, ऑप्शन बी सही है कि इस बैग में कुछ किताबें थी, कुछ पुस्तकें थी। वर, वर ये प्लूरल के लिए आया है और पास्ट में आया है, तो ऑप्शन है वर, ठीक है। नेक्स्ट है द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, ये वर्ड हैं जो जम्बल्ड हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, सही ऑर्डर में नहीं दिए हुए हैं, गलत ऑर्डर में दिए हुए हैं, इनको हमें सही ऑर्डर में लिखना है। रीअरेंज द वर्ड, दोबारा इन शब्द को पुनः व्यवस्थित ढंग से लिखना है, ठीक है। अब ये 4 तरीके दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, तो कौन सा सही तरीका है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक। अब इसको पढ़ लेते हैं। द रूल्स ऑफ द रोड वी मस्ट ओबे, नहीं, ये गलत है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर वर्ब लिखनी पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सही सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रूल ऑफ रोड के नियम किसको मानना चाहिए, वी, हमको मानना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, वी, ठीक है। और चाहिए, मस्ट, ठीक है, मानना, अवश्य मानना चाहिए, वी मस्ट आ गया, ये मॉडल वर्ब है मस्ट। वी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब, ओबे, ओबे माने मानना, तो यहां आ जाएगा वी मस्ट ओबे। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या हमें मानना चाहिए, द रूल्स ऑफ द रोड, तो ये वाला ऑप्शन सही है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला 7th क्वेश्चन देखो, इस पर ध्यान दीजिए। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें 3 की स्पेलिंग गलत है, 3 जो वर्ड है और एक सही है। तो ये लिखा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड,
जो सही स्पेलिंग जिसकी है उसको फाइंड कीजिए, उसको पता कीजिए। देखिए RECEIVE, RESIVE, RECIEVE, तो ये तभी संभव है जब आपने स्पेलिंग्स को ढंग से लिखना और पढ़ना सीखा है, याद किया है। रिसीव माने होता है प्राप्त करना, रिसीव माने प्राप्त करना। तो इसमें कौन सा सही आएगा? ये तो नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर क्या आएगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। रिसीव, RECEIVE, रिसीव, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कर दीजिएगा। ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, ड्राउन माने डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ा। अब कूद पड़ा, यहां पर सही प्रीपोजिशन होना है, जम्प्ड इन द वेल, इनटू द वेल, फ्रॉम द वेल, एट द वेल, कुएं में कूद पड़ा। तो इन कहाँ आता है? इन किसी के अंदर कोई चीज होती है तो वहां इन आएगा, लेकिन यहाँ पे गति हुई है, मूवमेंट हुआ है, कुएं में कूदा है, कुएं में उसका मूवमेंट हुआ है, जो सब्जेक्ट है वो मूवमेंट किया उसने, एक जगह से दूसरी जगह गया है अंदर, तो वहां पर इन नहीं आता है, वहां इन टू आता है। तो यहाँ आएगा ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द गर्ल। इज इट करेक्ट? सही है, इसको आप समझिए। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनटू। ओके, तो ये आपने सीखा, जाना, और आगे और सीखते हैं। सीखते रहिए मेरे साथ और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।